जर्मनी में कुछ अद्भुत हुआ है। जर्मनी में इलेक्शंस हुए और इन इलेक्शंस में एएफडी नाम की पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। एएफडी पर दुनिया भर की मीडिया गंभीर आरोप लगाते आई है। दुनिया भर की मीडिया का कहना है कि एएफडी नियो नाजी पार्टी है। नियो नाजी का मतलब हिटलर की विचारधारा वाली या उससे भी खतरनाक। दरअसल हिटलर की विचारधारा को नाजी विचारधारा का नाम दिया गया और कहने वालों का कहना है कि जर्मनी में एएफडी वाले हिटलर की या उससे खतरनाक विचारधारा को फॉलो करने की आइडियोलॉजी रखते हैं। बावजूद इसके एएफडी को न सिर्फ दूसरे नंबर की पार्टी का तमगा मिला इस वाले इलेक्शन में, बल्कि पूरी जर्मनी से मतलब कंट्री वाइड वोट्स मिले। हालांकि एएफडी जैसी पार्टियां सिर्फ जर्मनी में नहीं बल्कि फ्रांस से अमेरिका और पूरी दुनिया में मजबूत हो रही हैं। हिटलर का नाम आते ही डर का माहौल बन जाता है। तो इस स्टोरी में आपसे इस पर बात करेंगे कि क्या आपको एएफडी से डरने की ज़रूरत है। आपको ये भी बताएंगे कि जर्मनी के चुनाव में क्या हुआ और वहाँ किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन उसके पहले आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया लेफ्ट, राइट और सेंटर की विचारधाराओं में बटी हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दुनिया के ज़्यादातर देशों में राइट विंग यानी दक्षिणपंथी विचारधारा वालों का बोलबाला था, जैसे कि जर्मनी में हिटलर से लेके इटली में मुसोलिनी और जापान की जो राजशाही थी सबकी एक विचारधारा थी। उस दौर के मजबूत देशों में दक्षिणपंथी विचारधारा वालों के हाथ में सत्ता थी। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनमें से ज़्यादातर देशों में लंबे समय तक दक्षिणपंथी विचारधारा वाले सत्ता से दूर रहे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक एक करके तमाम बड़े देशों में इनकी वापसी हो रही है। ऐसा कहने के पीछे डेटा है, जैसे कि अगर जर्मनी में 23 फरवरी 2025 को हुए चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में न सिर्फ एएफडी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी, बल्कि पिछले चुनाव की तुलना में इसे 2 गुना वोट मिला। एएफडी की सफलता के पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है जर्मनी की इकॉनमी। कोरोना महामारी आने से पहले ही जर्मनी की इकॉनमी मंदी जैसे हालात से जूझ रही थी। ऊपर से रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जर्मनी को रूस से मिलने वाला सस्ता जो गैस है उसकी सप्लाई बंद हो गई। इसकी वजह से एक एक करके जर्मनी की फैक्ट्रियों पर ताला लगने लगा और जनता की कमर महंगाई से टूटने लगी। जर्मनी में पिछले करीब 5 सालों की मंदी और महंगाई से टूटती जनता की कमर जैसी बातें ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर के राइज का सत्ता में आने का एक बड़ा कारण बनी थी। और जिस एएफडी के ऊपर हिटलर की विचारधारा वाला होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसने इमिग्रेशन पर भी बहुत सख्त स्टैंड लिया है। इकॉनमी और इमिग्रेशन पर उनके ऐसे ही स्टैंड की वजह से कमेंटेटर्स एएफडी को हिटलर से जोड़ रहे हैं। और हिटलर से जोड़े जाने के बावजूद पार्टी तेज़ी से सत्ता की ओर बढ़ रही है। ये कितनी तेज़ी से सत्ता की ओर बढ़ रही है, ये समझने के लिए चलते हैं डेटा की ओर। 23 फरवरी वाले चुनाव में पहले नंबर पर रहे फ्रेडरिक मर्ज की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन को 28.5% वोट्स मिले। उनको इतने वोट अपने दम पे नहीं मिले, उनके साथ एक साथी पार्टी है क्रिश्चियन सोशल यूनियन, उनके वोट्स भी इसमें शामिल हैं। जबकि दूसरे नंबर पर रही एलिस विडेल की एएफडी को अपने बूते 20.8% वोट मिले। विडेल की एएफडी यानी ऑल्टरनेटिव फॉर डेमोक्रेसी को पिछले चुनाव से 2 गुने वोट्स मिले हैं। इस तरह के उछाल से साफ है कि जर्मनी के लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव अगर हिटलर की विचारधारा जैसी कीमत पर भी आए तो उन्हें मंजूर है। इसका कैसा असर हो रहा है ये समझने के लिए आपको जर्मनी के संसद ले चलते हैं, वहाँ के कुछ आंकड़े देते हैं। जर्मनी की संसद में कुल 630 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए चाहिए होती हैं 316 सीटें। इसमें पहले नंबर पर मौजूद सीडीयू वालों के पास 206 सीटें हैं, जबकि 152 सीटों पर हिटलर की विचारधारा वाली एएफडी को जीत मिली है। अगर इसको आसान भाषा में समझें तो पहली और दूसरी नंबर की जो पार्टी है उसमें 52 सीटों का अंतर है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एएफडी ये अंतर भी ख़त्म कर देगी। अंतर जब खत्म होगा तो ख़त्म होगा। अभी तो सीडीयू वालों ने एएफडी के साथ सरकार बनाने से मना कर दिया है और ऐसा पॉसिबल है कि जर्मन चांसलर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेडरिक मर्ज और वो 102 सीटों वाले सोशल डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर सरकार बना लें। लेकिन उनके ऐसा करने के बावजूद ना तो जर्मनी और ना ही दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ते राइट विंग की किसी पार्टी की सेहत पर कोई असर पड़ता दिख तो नहीं रहा। इसके पीछे भी फैक्ट्स हैं, डेटा है।
फैक्ट कि जर्मनी के पड़ोसी फ्रांस में भी तेज़ी से राइट विंग का उदय हो रहा है। जर्मनी के एलिस विडेन की तरह फ्रांस में भी मरीन ले पेन नाम की एक लीडर हैं जो हार्डकोर राइट विंग जिनको बताया जाता है, वो तेज़ी से मैक्रों की पार्टी को चैलेंज दे रही हैं। मैक्रों फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। फ्रांस के ठीक बगल में है इटली और यहाँ पे राइट विंग की बेहद मजबूत लीडर जॉर्जिया मेलोनी की सरकार है और हाल ही में मेलोनी का एक बयान दुनिया भर में वायरल हो गया। मेलोनी ने कहा है कि अमेरिका के 2 फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ने जब लेफ्ट की विचारधारा से पूरी दुनिया को जोड़ा था तब उनको महान नेता बताया जाता था, लेकिन अब जब मोदी, ट्रंप और मेलोनी बोलते हैं, वो राइट विंग को साथ लाने की कोशिश करते हैं, तो न सिर्फ उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाता है बल्कि उनको लेकर कहा जाता है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मेलोनी ने जो कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से मेलोनी की विचारधारा वाली पार्टियां सत्ता से दूर रहीं। हालांकि इटली से अमेरिका और भारत से जर्मनी और फ्रांस तक ये पार्टियां या तो सत्ता में काबिज हो रही हैं या तेज़ी से सत्ता की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसी पार्टियों के अचानक से दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों में हुई वापसी की वजह से एक बहस छिड़ गई है। बहस ये कि कहीं फिर से हिटलर की विचारधारा की वापसी होने का खतरा तो नहीं मंडरा रहा। इसका आंसर अभी तक तो ना में दिखाई देता है और इसके लिए अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की बात करें तो यहाँ 2014 में प्रचंड बहुमत से जीतकर सत्ता में आए मोदी के आने के बाद से 3 बार सक्सेसफुली लोकसभा के चुनाव को अंजाम दिया गया। इस बीच दर्जनों विधानसभा चुनाव भी कराए गए। इन इलेक्शंस में ईवीएम से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर सवाल उठाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन इनमें से कई चुनाव ऐसे हैं जिनमें बीजेपी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा राइट विंग आइडियोलॉजी वाली बीजेपी की विचारधारा से आपका अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन 2014 में मोदी के आने के बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसको हिटलर के एक्शन से कंपेयर किया जा सके। कुछ यही हाल अमेरिका का है। अमेरिका में ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति नहीं बने हैं। इसके पहले भी वो 2017 से 21 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं और ट्रंप के तब और अब के कार्यकाल में कम से कम अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी तुलना हिटलर के एक्शंस से की जा सके। यही बात मेलोनी से लेकर ले पेन और एलिस विडेल तक भी कही जा सकती है, उन पर भी लागू होती है। उल्टे ट्रंप के आते ही गाज़ा पर इजराइल के हमले बंद हो गए। उनके आने के बाद रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म होने की कगार पे है। उनके पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने अफ़गानिस्तान में 20 साल से मौजूद अमेरिकी फ़ौज को वापस बुलाने का फ़ैसला किया। ठीक है कि ट्रंप इमिग्रेशन को लेकर बहुत सख्त हैं, लेकिन ऐसी सख्ती से ताल्लुक़ नहीं रखने वालों से सवाल पूछा जा सकता है। एक सवाल ये कि किसी भी देश को अपने देश में गैरकानूनी तरीके से किसी व्यक्ति को आने की अनुमति क्यों देनी चाहिए। सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि इकोनॉमी से इमिग्रेशन तक पर इस तरह के स्टैंड की वजह से किसी भी विचारधारा वाली पार्टी के नेता को पट से हिटलर कह देना कहाँ तक सही है। कहाँ तक सही है ये कमेंट करके आप भी ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।